चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रायपुर शाखा ये मुख्य कलचुरी वंश से अलग कैसे हुई? मतलब रतनपुर वाली जो मेन लाइन थी। हाँ, देखिए ये हुआ था करीब 14वीं सदी के आखिर में। जो रतनपुर की मुख्य कलचुरी सत्ता थी ना, उसमें एक तरह का बंटवारा हुआ। बंटवारा किस तरह का? हाँ, मतलब जानकारी तो हमें मिलती है ब्रह्मदेव के शिलालेखों से ही। ऐसा माना जाता है कि केशवदेव नाम के एक राजकुमार थे। उन्होंने शिवनाथ नदी के दक्षिण का जो इलाका था वो अपने नियंत्रण में ले लिया और बस वहीं से इस लहुरी शाखा की शुरुआत हुई। लहुरी मतलब छोटी शाखा। हाँ, लहुरी मतलब छोटी या जूनियर शाखा आप कह सकते हैं। तो एक तरह से अलग हो गए। अच्छा, तो ये अपनी अलग पहचान बना रहे थे। फिर ये रायपुर शहर ये राजधानी कैसे बना? क्या शुरू से ही रायपुर केंद्र था? नहीं, शुरू में राजधानी थी खल्लारी। उसे उस समय खलवाटिका भी कहते थे। खलवाटिका? अच्छा। हाँ। बाद में राजा रामचंद्र देव आए, शायद केशव देव के बाद वही गद्दी पर बैठे होंगे। उन्होंने खल्लारी की जगह एक नया शहर बसाया, रायपुर। और ऐसा कहते हैं कि ये नाम उन्होंने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर रखा था। ओहो, अपने बेटे के नाम पर? हाँ, और फिर इसे अपनी नई राजधानी बना लिया। तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, शायद मतलब अपनी ताकत दिखाने का एक नई शुरुआत का संकेत भी था। सही बात है। और हाँ, इसी खलारी शिलालेख में ये भी लिखा है कि रामचंद्र देव ने वहां के एक नागवंशी शासक थे भोनिंद देव, उनको हराया भी था। अच्छा, तो मतलब वो अपना दबदबा बना रहे थे उस इलाके में। बिल्कुल। तो रामचंद्र देव के बाद फिर उनके बेटे ब्रह्मदेव राय का जिक्र आता है, जिनके नाम पर शहर बसा। उनके समय में क्या कुछ खास हुआ? हाँ, ब्रह्मदेव राय के समय तक, यानी आप मान लीजिए 1409 ईस्वी के आसपास, रायपुर जो है वो पक्की राजधानी बन चुका था। ठीक है। उनके दौर की एक खास बात जो शिलालेखों में मिलती है वो है उनकी एक सामंत का जिक्र, देवपाल मोची। देवपाल मोची, सामंत मतलब? सामंत यानी उनके अधीन कोई बड़ा सरदार या प्रशासक रहा होगा। तो इस देवपाल मोची ने 1415 ईस्वी में खलारी में हटकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। अच्छा, मंदिर बनवाया। हाँ, तो देखिए ये शिलालेख सिर्फ राजाओं के नाम नहीं बताते, उस समय का समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, कौन लोग प्रभावशाली थे, धार्मिक काम कैसे होते थे, इसकी भी झलक मिलती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि सामंतों की भूमिका भी पता चलती है इन शिलालेखों से। बिल्कुल। खैर, ये तो हुई स्थापना और कुछ खास राजाओं की बात। लेकिन हर कहानी का अंत भी होता है। तो इस राजवंश का पतन कैसे हुआ? क्या वजहें रहीं? हाँ, अंत तो हुआ और इसके पीछे ना मिली जुली वजह थी। एक तो कह सकते हैं कि अंदरूनी कमजोरी आ गई थी। अंदरूनी कमजोरी कैसे? मतलब शायद बाद के जो कुछ राजा हुए वो उतने काबिल या क्या कहते हैं प्रभावशाली नहीं रहे। इतने बड़े इलाके को संभालना आसान नहीं होता। और दूसरी बात, उनकी जो फौज थी ना, वो कोई स्थायी या सेंट्रलाइज सेना नहीं थी। वो ज्यादातर अपने जागीरदारों पर निर्भर थे। जागीरदार यानी वो सरदार जिन्हें जमीनें मिली होती थी? हाँ, वही, जिन्हें जमीनें मिलती थी और बदले में वो राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद देते थे। तो इस निर्भरता से भी शायद जो केंद्रीय सत्ता थी वो थोड़ी कमजोर हुई होगी। समझ रही हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो बाहरी था। बाहरी? कौन? मराठा। मराठा शक्ति का उदय हो रहा था उस समय। हाँ, पहले तो करीब 1741-42 में मराठों का असर पड़ा रतनपुर की मुख्य कलचुरी शाखा पर। रघुजी भोसले के जो प्रतिनिधि थे भास्कर पंत, उन्होंने मोहन सिंह नाम के एक स्थानीय दावेदार की मदद की और रतनपुर पर नियंत्रण कर लिया। ओ, तो मुख्य शाखा ही कमजोर हो गई। बिल्कुल। और जब मुख्य शाखा कमजोर हुई तो जाहिर है कलचुरियों की कुल ताकत पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो इसका मतलब रायपुर वाली शाखा के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। एकदम सही कहा आपने। जैसे ही रतनपुर कमजोर हुआ, रायपुर शाखा भी एक तरह से अकेली पड़ गई, असुरक्षित हो गई। तो रायपुर पर सीधा असर कब पड़ा? फिर 1750 ईस्वी में मराठों ने सीधे रायपुर पे हमला कर दिया। अच्छा। उस समय राजा थे अमर सिंह। उन्हें इस शाखा का आखिरी स्वतंत्र शासक माना जाता है। बेचारे को मराठों की अधीनता माननी पड़ी और सालाना 700 टकोली देने पर मजबूर होना पड़ा। टकोली ये क्या होता है? टकोली मतलब एक तय रकम, नजराना समझ लीजिए, जो ये दिखाता था कि अब आप आजाद राजा नहीं हैं, आप मराठों के अधीन हैं। ओह, तो 700 टकोली उनकी हार और गुलामी का निशान बन गया। हाँ, एक तरह से। फिर 1753 में अमर सिंह की मृत्यु हो गई। और उसके बाद? उनके बेटे थे शिवराज सिंह। वो नाम के लिए गद्दी पर बैठे, लेकिन असली ताकत तो धीरे धीरे पूरी तरह से मराठों के हाथ में चली गई। और इस तरह? हाँ, और इस तरह रायपुर की एक कलचुरी शाखा इतिहास बन गई। तो ये थी रायपुर के कलचुरी राजवंश की पूरी कहानी। एक शाखा का उभरना
उसका अपना एक केंद्र बनाना और फिर अंदरूनी और बाहरी कारणों से उसका सिमट जाना। बिल्कुल।